अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकेंड स्पेशल विद इसार राना में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। और नाज़रीन, जैसा कि आज सारा दिन गहमा गहमी रही ज़िमनी इंतखाबात की और हमने देखा कि सुबह से पोलिंग का आगाज़ हुआ और जो कि रफ्ता रफ्ता अपनी आबोताब के साथ 5 बजे तक जारी रहा। और कहीं कहीं हल्की तरह से हमने देखा कि वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी पेश आए और फिर एक धक्कमपेल के अंदर एक पत्थर लगने से मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी जाँ भाग हो गए। इसके बाद जो है वो 21 मजमूई हलकों में वोटिंग होना थी। 5 कौमी असम्बली के हलके थे जबकि 16 सूबाई असम्बली के हलके थे। और उसमें जो है वो अब जो रिज़ल्ट्स हैं वो टेलर मेड आ रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट थे वही आए हैं। जिस तरह से पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है सिंध के अंदर, और उसके बाद KPK के अंदर बरतरी हासिल है PTI को, और उनकी हिमायत याफ्ता जो जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसको। तो हमारे साथ एज़ यूजुअल मौजूद हैं इसार राना साहब। इसार राना साहब, सर, जिस तरह से हमने देखा कि आगाज़ हुआ इलेक्शंस का और जो सिचुएशन बनती जा रही थी वहाँ से वाज़ेह हो रहा था सुबह से लेकर शाम तक कि जो रिज़ल्ट्स आना है जो पहले से तय थे वही आ रहे थे। जो एक्सपेक्टेड हम सोच रहे थे कि ये रिज़ल्ट आ सकते हैं वही आए। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी फिर सिंध में आ गई, फिर KPK के अंदर PTI ले गई। तो पहले से तय था या फिर जो है वो वाकई तौर पे अवाम ने वोट ही इनको दिया? नहीं, मेरे ख्याल है अवाम ने वोट दिया है और अवाम ने मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों को, उन्होंने जो महंगाई में कमी की है और अवाम की ज़िंदगी में एक बहुत इनकलाब आया है और पेट्रोल सस्ता किया है, बिजली की कीमतें नीचे आई हैं, रोटी सस्ती हुई है, गैस जो है सस्ती की है। तो ये सारी चीज़ों के असरात तो फिर आने थे। अवाम खुश हैं मुस्लिम लीग नून से, और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस मरहले पे दोबारा इंतखाब हो जनरल तो सारी सीटें मुस्लिम लीग नून ले जाएगी, क्योंकि उन्होंने चंद दिनों में अवाम को इतनी खुशहाली दे दी है कि वो सोच भी नहीं सकते थे। तो ये उनकी पॉलिसियों पे इजहार एतमाद है जो लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया मुस्लिम लीग नून को। और PTI तो चूँकि 8 फरवरी के इंतखाबात में भी बुरी तरह पिट गई थी और उनको वोट नहीं पड़ा था, तो इस बार भी नहीं पड़ना था। और पिछली दफ़ा 45 का फार्म का बड़ा शोर मचा था, तो इस बार फार्म 45 का रोला ही मुका दिया गया। बहुत सारी जगहों पे पहले ही साइन करवा लिए गए प्रिजाइडिंग अफसर से, और पहले ही उन्होंने कहा जी मसला ही मुकाओ, इसी पे रोला पड़ता है, ना ढोला होसी ना रोला होसी। उन्होंने बोला ना कि पिछली बार मामला इस तरह से खराब हुए थे, 45 को अपने पास रख लो पहले साइन करा के, हाँ, बाद में जो है वो फिर अपने पास से ही आगे पहुंचा देंगे। नहीं देखे ना, फिर अल्लाह का करम होता है। आपके पास फॉर्म 45 भी हैं, 47 भी हैं। अब तो अब आपकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में सीधा सीधा। साहब, एक तरह से ठीक नहीं है कि पहले फार्म 45 की वजह से इंतशार फैला और जिस तरह से अभी भी उसको हम भुगत रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां बोल भी रही हैं कि फार्म 45 की वजह से वो हाथ में लहराते हैं, इस बार वो रोला ही मुका दी है, पहले ही अपने पास रख ली है ताकि इंतशार ना फैले। बिल्कुल ऐसे ही है। को रोकने के लिए, लोगों को उससे बचाने के लिए लड़ते हैं। फिर जिस तरह आज हमने देखा एक कत्ल भी हो गया और फिर उसको गिरफ्तार भी किया, इससे बचाने के लिए तो अच्छा अमल नहीं लग रहा। अच्छा देखो, मैं इलेक्शन पे और इस पे बाद में आता हूँ, लेकिन वो नौजवान जो जिंदगी से गया, उसके वालिदैन की तो जिंदगी खत्म हो गई। उसकी बहन तो अपने भाई को अब नहीं देख सकेगी। शादीशुदा था तो उसकी तो बेवा जो है सारी जिंदगी के लिए इस जमहूरियत और सो कॉल्ड जमहूरियत के नाम पे उसकी तो जिंदगी ताराज हो गई। बिल्कुल ठीक है ना। मैं तो बाज़-औक़ात मैं पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी सहाफ़त में कोशिश यही की कि जो चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आती ना, उन पे तो बात होनी चाहिए ना। मिसाल के तौर पे अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले सरकारी काफ़िले के नीचे एक बच्चा आके मर गया। कोई बात, मीडिया के लिए वो कोई इशू नहीं है। वो बच्चा, उसकी ज़िंदगी, उसके माँ बाप की ज़िंदगी, उससे जुड़े लोगों की ज़िंदगी, वो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो चेहरे रोशन चेहरे वाले हैं, जिनके चमकते चेहरे होते, ये ज़िंदगी, ये पाकिस्तान उनके लिए ही है। तो मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ा मैदान मारा है और उन्होंने तो क्लीन स्वीप कर दिया पंजाब के अंदर।
और 8 फरवरी का नामो निशान मिटा दिया। बिल्कुल ठीक। इसमें मैं मुस्लिम लीग नून को और वो जो रातों रात मुख्तलिफ जगहों पे चंद दिनों में अरबों रुपए के तरक्याती काम हो गए, इंतज़ामिया को जिन्होंने गिरफ्तारियां की पीटीआई के लोगों की, जलसों के बाद पकड़ धकड़ हुई, पर्चे दर्ज हो गए, और उसके बाद पोलिंग के दौरान जिस तरह इंतज़ामिया और आला अफसर और ताकत का मुजाहरा होता रहा, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये जमहूरियत का खूबसूरत चेहरा है पंजाब में जो नज़र आया, जो आज क्लीन स्वीप किया। हाँ जी, वो मैं समझता हूँ जमहूरियत की फतह है, और इसमें क्रेडिट जाता है तमाम उन ताकतवरों को जिन्होंने ये तय किया था कि ये स्क्रिप्ट पिछली दफ़ा गलती हो गई थी, पिछली दफ़ा कुछ ऐसी एंट्री हो गई थी लोगों की जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। ठीक है। 1.5 करोड़ वोट जो था वो फालतू पड़ गया था, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको पहले कारमीना टाइप गोलियां खानी पड़ी, फिर फॉर्म 47 के टीके लगवाने पड़े। अब उसका उपाय पहले ही कर लिया गया, और करने के बाद ये रिजल्ट आ गए। ये कोई मेरे लिए हैरानगी की बात नहीं है, ये इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि इसी तरह होगा। सब एक्सपेक्टेड तो होगा ही ना। मतलब ज़िमनी इंतखाबात हमने जब भी देखे हैं, जिसका इक़्तिदार होता है वो सीटें वही जीतता है। नहीं, अब इधर एक मिनट ठहरो, जरा दिलचस्प हिस्ट्री उठाओ पाकिस्तान की पिछले 10 सालों की। आप हैरान हो जाओगे कि ये ट्रेडिशन रही है कि ज़िमनी इंतखाबात अपोजिशन जीत जाती है। ठीक है। इमरान खान ने 10 इलेक्शन अपोजिशन के जीते थे ना, इन अपोजिशन, ठीक है, और इमरान खान के दौर में मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन जीते थे। वो एक आध सीधी जीती थी, ज्यादा पे तो पीटीआई जीते थी ना। नहीं, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं जो ज़िमनी इंतखाबात उनकी बात कर रहा हूँ। एक आध सीट थी मुस्लिम लीग नून की, बाकी में तो वही जीते थे। अच्छा, नहीं, जो एक आधी सीट की आप बात कर रहे हैं ना, ये आप बात करें उस वक्त जब इमरान खान अपोजिशन में आके लड़े थे। अदरवाइज हमने देखा जिस तरह से सियालकोट वाला इलेक्शन था, उसमें भी जो सुबहानियों को शिकस्त हुई थी, और नहीं, वो तो फिर अल्लाह का शुक्र है इलेक्शन कमीशन ने उस पर फौरी एक्शन लिया। और हमारा इलेक्शन कमीशन, मैंने एक बचपन में एक फिल्म देखी थी सबिया खाना मरहूम की, एक गुनाह और सही। व्हाट अ क्लासिक मूवी इट वाज, बड़ी खूबसूरत थी, और सबिया खानम ने एक ऐसा शानदार रोल किया उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका क्या फिल्म का क्या ताल्लुक है, मैं बताता हूँ कि वो एक गुनाह और सही जो फिल्म मुझे बार बार इसलिए याद आ रही है कि मुझे अपना इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है वो फिल्म है जिसमें वो कहते हैं एक गुनाह और सही। जब 8 फरवरी हमारे खाते पड़ा हुआ है तो ये 21 अप्रैल पड़ जाएगा तो कौन सी नई बात है। तब तो हमने 350 सीटों के ऊपर एक गुनाह किया था, अब तो कोई 22-23 सीटों का गुनाह है, 21 सीटों का गुनाह है। तो ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे हमें क्या मकासद हासिल होगी? जी बताइए। क्या इससे जमहूरियत मुस्तहकम होगी? क्या इंतशार कम होगा? क्या सियासी अदम इस्तेकाम कम होगा? क्या इससे हारने वाले और खामोश होकर बैठ जाएंगे? इनमें से कोई चीज का भी जवाब अच्छा, नहीं है। इंतशार तो खत्म होगा ना, फार्म 45 नजर ही नहीं आएगा तो उस पर रोला कौन डालेगा? पहले तो फार्म 45 था, वो सियालकोट में भी लेके घूमते थे डार साहब, और उसके बाद जो है वो और भी पीटीआई के कारकुनान और लोग लेके घूमते थे हमारे पास फार्म 45 है, इस पर हम जीते हुए हैं। रोला ही खत्म हो गया, फार्म 45 हो गई नहीं। जो फार्म 45 सामने आएगा उस पर भी जीत मुस्लिम लीग नून की, उस पर भी जीत जो उम्मीदवार जीता होगा, तो इंतशार तो खत्म हुआ ना। अच्छा, नहीं, वो एक शेर है कि दिल के मारो का न कर गम के ये अंधोह नसीब, दर्द भी दिल में ना होता तो कराए जाते। तो ये कराना जो है तो पीटीआई की सरिश्त में शामिल है। सही है, ठीक है ना। आप कुछ भी कर लें, उन्होंने आज दोपहर से सोशल मीडिया पे जो इनकलाब बर्पा किया हुआ वीडियोस का, और जो भरमार की हुई, आपने एक्स के ऊपर पाबंदी लगा दी। अच्छा, आपका नेट चल रहा था, आपने कहाँ देखी वो वीडियो? मेरा अच्छा, तो नहीं चल रहा था। अब मैं अर्ज करूं कि जहां जहां आप घरों में जो वाईफाई लगा होता है उसे क्या कहते हैं, वो जो वाईफाई होता है, वो भी यहाँ जहाँ घरों का वाईफाई था वो काम कर रहा था। सियाने लोग इतने हैं कि वो वीडियो बना के वहां जाते थे जहाँ वाईफाई लगा और वहां से शेयर कर देते थे। ठीक है ना। मैं ये कोई नया रास्ता नहीं लोगों को बता रहा है, लेकिन ये ऐसे हो रहा था, वो है आज सारा दिन। सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम इस तरह नहीं आएगा। ठीक है। अगर आप इस तरह पूरे पंजाब में मुस्लिम लीग नून को क्लीन स्वीप करा देंगे और आप ये कहेंगे कि अवाम ने उन्हें वोट दिया है, वो अवाम जो
मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों की वजह से जिनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ठीक है, जो भूख के अंदर मर रहे हैं, ठीक है ना, अब वो खुश होके कहेंगे कि नहीं जी नहीं, मियां दे नारे वजनगे, ठीक है ना, और जनाब अली शेर एक बारी फेर। अच्छा, आपको अभी भी हजम नहीं हो रहा? रोटी 16 की हो गई, नान 20 का हो गया, कुछ तो रिलीफ मिला ना? मतलब कुछ तो क्रेडिट दें मुस्लिम लीग नून को। वज़ीर आला साहिबा आई, आते साथ ही दबंग ऐलान किया, ना कोई उन्होंने गुफ्तगू की नान भाई एसोसिएशन से, ना आटे वालों के साथ कोई बात की, बस कह दिया जी साइन करके 16 रुपए का कर रही हो रोटी, 20 रुपए का नान, खुश हो जाए राना साहब। अच्छा मुझे बताएं कि आपने आखिरी बार 1 रुपए का सिक्का कहाँ देखा था? मेरा नहीं ख्याल कहीं देखा था। ये सवाल मेरा भी है ये सवाल मेरा भी है। मुझे बताएं। 16 रुपए की रोटी, जो 1 लेगा उसको 4 रुपए कहाँ से मिलेंगे? जो 2 लेगा उसको 3 रुपए कहाँ से मिलेंगे? ये सवाल मेरा ठीक है भी ना, यानी आप ऐसे जादूगरी करते हैं, हाँ। ठीक है ना, दामन पे कोई छीट ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो कि करामात करो, ऐसी करामात है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, कि आप एक रोटी लेने गए हो तो 4 रुपए का रोला पड़ गया, 4 रुपए डिपार्टमेंटल स्टोरों पे तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने टॉफियां कैंडीज रख दी हैं। अब नान भाई जो है उन्हें भी मर्तबान में कैंडीज रखनी पड़ेंगी कि बाजी एक रोटी ते एक कैंडी फाड़ लो। ठीक है ना, ठीक है। आप प्रैक्टिकली कोई ऐसा नहीं करते सिवाय इस बात के कि आप एक पॉइंट स्कोरिंग करें। आप मुझे बताएं जो नान भाई, मैं नान भाई उनकी हिमायत नहीं कर रहा, मुझे बताएं जिस पे गैस पे वो बना रहे हैं कितनी महंगी है? बिल्कुल ठीक। जिस होटल के लाइटें वाइटें हैं वो कितनी महंगी है? जो गंदम वो खरीद रहे हैं, जो गंदम वो खरीद रहे हैं, उस पर डिस्प्यूट है। अब ये भी एक खबर सामने आई है कि थर्ड पार्टी को एक टेंडर मिल जाएगा कि काश्तकार से थर्ड पार्टी लेगी और वो फिर गवर्नमेंट को बेचेगी, तो ये मजीद महंगा सिनेरियो पता है कि नवाज शहबाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत में एक स्कैंडल आया था। स्कैंडल ये आया था कि चीनी खरीद के थर्ड पार्टी ने इंपोर्ट कर दी, फिर चीनी का बुरान पैदा हुआ, फिर वही चीनी एक्सपोर्ट की गई महंगे दामों। ठीक है, अभी ये होगा। पास्को नहीं खरीद रहा, पास्को के गोदामों में अभी गुंजाइश है 35 लाख के करीब के कितने उसकी ना, वो नहीं खरीद रहे, उन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया। थर्ड पार्टी क्या करेगी? लेके डंप करेगी, बुरहान पैदा होगा, फिर वही आटा महंगा, या वो इंपोर्ट हो जाएगा या अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद ये हम कहीं कहीं खड़े हो जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो आप आई वॉश करते हैं ना, ये ना करें। आप जमीनी हकायक, मियाँ साहब गए हैं, उन्हें जब रोटी दी तो उन्होंने कहा कि ये नान है या रोटी। हमारे हुक्मरानों को जब रोटी और नान के फर्क का नहीं पता, तो वो हमारी तकलीफ को या रोटी को कैसे समझ सकते हैं? खमीरी रोटी पकड़ा दी होगी, वो नान समझ गए होंगे, थोड़ा सा मार्जिन तो दे दिया करें। वैसे देखें, बात ये है कि जो ये अहले इक़्तिदार हैं, इनके हाथ में जो भी है वो खमीर हो जाता है। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो सकता खमीर हो गया हो। लेकिन ये जो इलेक्शन है, अगर आप ये समझें कि ये फॉर्म 45 का इशू हल हो गया तो अब शोर नहीं मचेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, गुजरात में जिस तरह परवेज इलाही साहब को हराया गया, जिस तरह तो बहुत बड़ी लीड से हारे हैं, उन्हें सजा तो मिलनी है ना, उनको सजा तो देनी है आपने। ठीक है, और चुन चुन के आप, वो कहते हैं ना चुन चुन के मारूंगा, तो चुन चुन के आप बदले लेंगे। ठीक है, और आप ऐसा माहौल देंगे कि आप ये जवाब मैसेज देंगे कि कर लो जो करना है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे पाकिस्तानी सियासत में उतार चढ़ाव देखे। ठीक है, ज़ियाउल हक का मार्शला देखा, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी गई, तो उसके बाद पीपी के कारकुन जो थे वो बेचारे जितनी मुश्किल में रहे, कोड़े खाए, शाही किले भुगते। हम छोटे से थे तो हम छुप छुप के मीटिंगें अटेंड करते थे पीपल्स पार्टी की। ठीक है, छुप छुप के हम पार्टी के काम करते थे, खौफ होता था कि हम पकड़ ना लें कहीं। ठीक है, पकड़े भी गए, जेल भी गए। ठीक है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। ज़ियाउल हक, आज ज़ियाउल हक की कब्र, मैं हर कब्र का एहतराम करता हूँ, उस हर कब्र की तहरीम जो है ना वो हम पे मिटाने वाले मिट गए, लेकिन पीपल्स पार्टी जिंदा है। भुट्टो का मकबरा एक पीर के मकबरे जैसा है, रोशन, बिल्कुल ठीक, चादरें चढ़ती हैं, लोग वहां आके धमाले डालते हैं, उर्स मनाते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ज़ियाउल हक के कब्र पे कितने लोग जाते हैं? मुशर्रफ कितना एक 10 साल तमतमा रहा, और अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, अल्लाह जाने और वो जाने। लेकिन आखिरी दिन उनके कितने मुश्किल थे,
आपने नहीं देखे। बिल्कुल ठीक है राना साहब, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। वीकेंड स्पेशल विद इसार राना में हम आपको इस ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे इलेक्शन के हवाले से। तो स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वीकेंड स्पेशल विद एसार राना साहब के साथ हैं हम, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। तो कुछ मज़ीद इस हवाले से जांचने के लिए कि अभी तक रिजल्ट्स कहाँ तक पहुँचे और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मामला कहाँ तक पहुँचा है, तो डिप्टी ब्यूरो चीफ फरहान अली खान ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। कुछ उनसे भी जान लेते हैं जो उनके पास इंफॉर्मेशन है। सुबह से सारा दिन इन्होंने फील्ड में रहकर जो है वो रिपोर्टिंग की है और ख़बरें इकट्ठी कर कर हम तक लेकर आए हैं, जो हम खबरें अब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फरहान, ये बताइएगा कि अभी तक जो है वो जो सिचुएशन सामने आई है उसमें जो पंजाब की सूरत हाल है उसमें जो मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लीन स्वीप करती नज़र आ रही है। तो ये जो फाइनल रिजल्ट्स हैं ये कब तक कंपाइल हो जाएंगे और फिर हतमी फैसले के मुताबिक कब तक ऐलान कर देगा इलेक्शन कमीशन इस तमाम सिनेरियो का? जी बिल्कुल, ये गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज है उनके आने का सिलसिला तो जो है वो जारी है। और अभी कुछ देर पहले लाहौर के हल्का NA 119 जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली परवेज मलिक कामयाब हुए हैं और इनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो कि PTI के हमारे याफ्ता थे शहजाद फारूक ये जो हैं यहाँ पे ये हार गए हैं। और जो इनका जो रिजल्ट है वो इसके मुताबिक जो है हल्का NA 119 में अली परवेज मलिक जो है वो कामयाब हुए हैं। इससे पहले भी जो है अली जो है शहजाद फारूक इन्होंने जनरल इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था और उस वक्त इनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं वो वहाँ पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और मरियम नवाज जो है वो ये हल्का NA 119 का जो इलेक्शन है वो 15,000 की लीड से जीती थी। और ये तो अब कोई लीड का पता चला है, कितनी लीड है? जी बिल्कुल, उस वक्त जो पहले लीड थी, अभी तक जो हमारे पास जो वोट आए हैं उसके मुताबिक 60,918 वोट जो है वो अली परवेज मलिक ने लिए हैं, जबकि शहजाद फारूक ने 34,094 वोट जो है हासिल किए हैं। और ये 338 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं ऑलमोस्ट जिसके मुताबिक। अच्छा, ये बताइएगा कि कसूर की क्या पोजीशन है? कसूर में तो PTI का बहुत बड़ा जलसा था, कहा जाता है कि इतना बड़ा जलसा जो है नहीं हुआ कभी, और उस पर फिर ये भी पता चला था कि स्पीकर पंजाब असेंबली से नाराजगी का भी इजहार किया गया ऊपर से कि आपके हल्के में इतना बड़ा जलसा, वो वहां की क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, ये कसूर में जो है NA 132 के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं और कुल पोलिंग स्टेशन 342 है, जिनमें से 116 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलक रशीद अहमद खान उन्होंने जो अभी तक वोट हासिल किए वो 57,213 है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर इन्होंने 30,613 वोट हासिल किए हैं। और मलक रशीद अहमद खान जो है वो 26,576 वोट लेकर आगे हैं। और कसूर का जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह की ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस नशिस्त से इलेक्शन लड़ा था, वो कामयाब हुआ, उसके बाद उन्होंने ये नशिस्त छोड़ी थी। और 2 दिन पहले जो है यहाँ पर जो शेर अफजल मरवत हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और बड़े मकबूल ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर कसूर में जो है वो रैली दी है, उससे खिताब किया था। और वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए थे वो एक जलसे की शक्ल इख्तियार करके कसूर के जो हमारे लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लोग टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हुए थे। ठीक है, कहीं पर 400-500 लोग थे। ठीक है फरहान, आखिर में जाते जाते ये बता दीजिए, जो एक नौजवान कत्ल हुआ है और जो लड़ाई झगड़े के अंदर उसके सर पे पत्थर लगा था, क्या उसके कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, ये आज अफसोसनाक वाकया जो है ये नारोवाल में पेश आया और इसमें नून लीग का ये कहना है कि मोहम्मद यूसुफ नामी जो इनका कारकुन था, इसके सर पे डंडा लगा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उन्होंने इल्जाम आयद किया कि उनके जो हैं ये लोग थे जिन्होंने उसके सर पर डंडा मारा, जिसके बायस उसकी मौके पर इसकी डेथ हो गई। और पुलिस ने, नारोवाल पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और पुलिस का ये कहना है कि इस वाकये में मुलविस 3 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। और इस पर जो है नून लीग के जो रहनुमा उनके भी बयान जो है वो सामने आते रहे।
लेकिन ये पहला इलेक्शन है कि जैसे पंजाब में आज, जैसे कि हम सारा दिन लाहौर में रिपोर्टिंग की, तो लाहौर में ऐसे इक्का दुक्का वाकयात जो है वो देखने में, मगर लाहौर में ऐसा कोई वाकया नहीं पेश आया कि जिसमें कहीं पर फायरिंग हुई हो, कोई जख्मी हुआ हो, कोई जान से गया हो। बड़े पुरअमन जो है सारा दिन इलेक्शन अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन जो है वो सेफ एंड साउंड हुए हैं, मां सिवाय एक वाकये के, लेकिन वो भी बहुत मैसिव वाकया। सही बात है। फरहान का शुक्रिया। मेरा फरहान बहुत शुक्रिया अब आपके वक्त का। अब आपने जिस तरह से मैसिव तरीके से आज सारा दिन रिपोर्टिंग की है, अभी आपका वक्त आज जारी है और अभी जब तक हतमी नतीजा नहीं आता फरहान का काम जारी रहेगा। नहीं, फरहान बेफिक्र होकर सो जाए, क्योंकि अब जो अब नतीजा है ना, ये वो वाला नहीं सुबह बदल जाएगा। ये नतीजा यही रहेगा। ठीक है। ये तो हम थे जो 8 फरवरी को सुबह तक बैठ के या ट्रांसमिशन में एक नतीजा बना के गए थे, और जब हम सो के उठे तो 2 घंटे बाद तो पता चला था नतीजा बदल गया। साहब एक इंटरेस्टिंग आज खबर आई है कि अब जिस तरह इसको नथी कर लेते हैं इलेक्शन की कंपाइलेशन के साथ, इसके रिजल्ट्स के साथ, कि अब तो क्लीन स्वीप कर लिया मुस्लिम लीग नून ने, और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में बहुत कयासराइयाँ ये गर्दिश कर रही थी। कोई कहता है कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, कोई कहता है वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहते थे। और अगर राना सनाउल्लाह की बात करें तो उनके तो बयानात इतने तंदो तेज़ होते हैं। कभी वो कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब उनका भला हो कि उन्होंने सिर्फ वज़ारत दाखिला ली है, वो तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर भी बैठ सकते थे। कभी वो कहते हैं जी कि फैसल वावडा और मोहसिन नकवी और अनवारुल हक काकड़ ये बहुत चहीते हैं, बहुत लाडले हैं। उसके बाद और एक कबीले के लोग हैं। और फिर उसके बाद जब हम बात करें और मुस्लिम लीग नून के ऐसे बड़े दिग्गज लोग हैं जिनकी बात में असर होता है, मियां नवाज शरीफ की जो स्पीच लिखते थे, उन्होंने भी आज कह दिया कि वज़ीर आज़म तो बनना नहीं चाहते थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो क्या वाकई नहीं बनना चाहते थे? तो अगर वाकई नहीं बनना चाहते थे तो कंपेन क्यों की पाकिस्तान को नवाज दो? वैसे दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो तारीखी जुमला है ना, कौम को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज, हाँ, कौम को नवाज दो या पाकिस्तान को नवाज दो, ये भी इरफान सदीकी साहब ने ही दिया था। हाँ जी। और ये मेरे प्रोग्राम में जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा था कि इरफान सदीकी साहब का जुमला है और उन्हें दाद देनी चाहिए। तो इरफान सदीकी साहब से पूछें कि अगर नवाज शरीफ साहब ने वजीर आज़म नहीं बनना था, हाँ, तो कौम को नवाज दो किस चक्कर में क्या था कि वो हमें समझ नहीं आई। अरबों रुपए की जो आपने कंपेन की, जिसमें आपने कौम को कहा कि भाई आप प्लीज नवाज दो कौम को, ठीक है, हम हालांकि कहते रहे कि कौम को माफ कर दो, ठीक है, लेकिन ये कहते थे कौम को नवाज दो। तो वो अरबों रुपए की कंपेन किस चक्कर में की गई थी? अगर इरफान सदीकी साहब के बकौल के नवाज शरीफ तो वजीर आज़म नहीं बनना चाहते थे, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने ये क्यों कहा था कि अगर मुझे 2/3 अक्सरियत ना मिली तो मैं वजीर आज़म नहीं बनूंगा? तब तक तो उनका मूड था। ठीक है। और जब वो रायविंड में अपनी बेटी और बाकी लोगों के साथ मिठाई के टोकरे तैयार थे, आतिशबाजी बाहर मौजूद थी और विनिंग स्पीच के लिए वो तैयार थे, और अचानक फार्म 45 जो है उसने जन्म लिया। तब तक फार्म 47 मसना शऊद पे नहीं आया था। ठीक है। तो फिर वो घर चले गए। तो उनसे पूछा जाए इरफान सदीकी साहब से कि जनाब अगर उन्होंने वजीर आज़म नहीं बनना था तो वो लंदन से प्रवास करके पाकिस्तान आके 3-4 जलसिया नुमा जलसे करके क्या मकसद था उनका? बेटी को वज़ीर आला बनवाना। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब वो आए थे तो ये बात बड़े शोर मचा था कि उनके पास पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी है। तो अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के पास पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी है और वो इस मरहले में जब वाकई ही पाकिस्तान शदीद तरीन चैलेंजेस में घिरा हुआ है, एक तरफ हम मुआशी दलदल में घिर चुके, जो IMF के 7-8 अरब डॉलर के प्लान से भी नहीं निकल सकते हम, जो सऊदी अरब और UAE और कतर के 10-12 अरब डॉलर के सरमायाकारी से भी नहीं निकल सकते। ठीक है। जिस कौम के ऊपर मोर देन 100 बिलियन का कर्जा हो, उसमें ये आके ये तो हो सकता है कि हमें सांस आ जाए, लेकिन हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। बिल्कुल ठीक है। अगर नवाज शरीफ साहब के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल था या है, और अगर वो अब नहीं फ्रंट पे आ रहे, तो ये एक मुजरिमाना का हरकत है, ये कौम के साथ वफा नहीं है। ठीक है। अगर उनके पास मसाइल का हल था, उनके पास मसाइल की कुंजी थी और वो खामोशी इख्तियार कर गए, तो मैं ये समझता हूँ ये कौम से बहुत बड़ी बेवफाई है। अगर वो आज अपने भाई के साथ नहीं खड़े,
और जब वो बयान देते हैं वो कहते हैं कि मैं पंजाब को एक जो है वो सूबा बना दूंगा मिसाली, और वो ये कहते हैं कि मैं विफाक को नहीं बनाऊंगा। तो पाकिस्तान पंजाब के अलावा सिंध बलूचिस्तान KPK की आवाम का क्या कसूर है? बिल्कुल ठीक। उनको किस चीज़ की वो सज़ा दे रहे हैं? एतजाज़ अहसन साहब ने आज बोला ना कि इतनी बार का वज़ीर आज़म बना हुआ एक शख्स जो है वो इस बात पे इम्फसाइज़ किए हुए है, इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस रख रहा है कि रोटी 16 रुपए की हो गई है, इस पे चेक एंड बैलेंस रखना है, तो बाकी चीज़ों से हटकर उसको मुल्की मफाद के लिए सोचना चाहिए। ये तो छोटे मोटे मसाइल हैं, ये तो कोई भी देख सकता है। नहीं, इसमें भी मैं आपको बताऊं, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरा दिल दुखा उस दिन जब वो अपनी बेटी के साथ खड़े थे या पीछे खड़े होकर वो रोटी देख रहे थे ना। मियां नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि ये, मैंने खुद पढ़ा है इरफान सदीकी साहब का, कि इस वक्त इस खित्ते में मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मुदब्बिर, ज़ीरक और समझदार सियासतदान नहीं है। ठीक है, खित्ते की, पाकिस्तान की नहीं बात हो रही थी, खित्ते की बात हो रही थी, सब कॉन्टिनेंट की भी बात नहीं हो रही थी, एशिया की भी नहीं बात हो रही थी। ये पूरी दुनिया के अंदर चंद जो जिनके मुतालिक कहा जा रहा था ना कि बड़े ज़ीरक, बड़े मामला फहम, मुदब्बिर हैं, वो कहते थे मियां नवाज शरीफ उनमें शामिल हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब वो रोटी लेके पूछे थे कि ये रोटी है कि नान है। ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन आपको ये नहीं लगती कि कहीं के जब मियां नवाज शरीफ साहब ने सियासत का आगाज़ किया था तो पंजाब से ही किया था इटसेल्फ, तो जो मुस्लिम लीग नून को बनाया गया था एक मैसिव जमात के तौर पर, वो पंजाब ही था। मुस्लिम लीग नून पंजाब का गढ़ समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का। फिर गाहे बगाहे हमने देखा कि वो PTI जीतना शुरू हो गई, और फिर देखा कि पंजाब चला गया, और सीट फिर जो है वो बड़ी मुश्किल से छीनना पड़ी मुस्लिम लीग नून को। तो कहीं मियां नवाज शरीफ के जहन में ये डर तो नहीं है कि अगर मैंने पंजाब पे फोकस ना किया तो कहीं मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन हो जाएगी, क्योंकि पंजाब के अलावा मुस्लिम लीग नून कहीं नहीं है। तो क्या इस पॉलिसी के तहत आपको नहीं लग रहा कि वो पंजाब में मजीद अच्छे तरीके से, जिस तरह KP में तो PTI मुस्तहकम हो चुकी है, 2-3 बार से हमने देखा वही चल रही है, पीपल्स पार्टी सिंध में है, जड़ें मजबूत हैं, कोई हिला नहीं सकता, और पंजाब में जड़ें आपने देखा हिल चुकी हैं, PTI भी आ गई, बड़ी मुश्किल से लेना पड़ी, और अब दोबारा जो है मुस्लिम लीग नून आई है, तो कहीं वो मौका हाथ से नहीं देना चाह रहे। एस्टैब्लिश मुस्लिम लीग नून को किया तो नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को दोबारा से वज़ीर आला बना दिया और शहबाज शरीफ साहब को निकाल दिया ऊपर कि वो तो हवाई सीट है, वो किसी के पास भी चली जाएगी, पंजाब मेरी खानदान में रहना चाहिए, मेरी बेटी, मेरी लेगेसी चला। मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने ना माजी में बहुत बुरा सलूक किया। पीपल्स पार्टी विफाक में जीतती थी और पंजाब में पीपल्स पार्टी को घुसने ही नहीं दिया जाता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है कि पीपल्स पार्टी ने विफाक का इलेक्शन जीता, अगले दिन सुबह इलेक्शन था, अचानक मेहरबान और फरिश्ते नमूदार हुए और उन्होंने रातों रात जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग नवाज शरीफ का नारा लिखा दीवारों पे, पम्फलेट तकसीम हुए, बैनर लगे, और सुबह असम्बली नवाज शरीफ जीत गए। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट की पहले दिन से कोशिश ये रही कि पीपल्स पार्टी के हाथ में पंजाब ना आए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आखिरी कड़ी थी ऐसी लीडरशिप की जो चारों सूबों में मशहूर, मकबूल हो, काबिल कबूल हो। हाँ। अब इमरान खान को वो दर्जा हासिल है। इमरान खान वाहिद लीडर है जो चारों सूबों में इक्वली पॉपुलर है। ठीक है ना, और फेडरेशंस को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत होती है जो चारों पूरे फेडरेशन के अंदर पॉपुलर हों। ठीक है ना, आप देखें अमेरिका के इलेक्शन में तमाम उनकी रियासतें जो हैं वो वोट डालती हैं और फिर एक सदर मुंतखब का होता है। रियासतों का मुश्तरका फैसला होता है कि ये हमारी फेडरेशन की अलामत है। हमारा अनफॉर्चुनेटली क्या लेकिन हुआ, उनके साथ मसला ये आया कि वो खुद पसंदी में इतने आगे निकल गए थे कि वो इदारों को साथ लेकर चलना नहीं चाहते थे। नहीं, वो कुछ एक अलहदा से कुछ बनाना चाह रहे थे जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उनको नुकसान पहुंचा। नहीं, मैं अर्ज करूं, देखिए आप ये आप इस तरह भी ले सकते हैं कि एक औरत को 3 दफ़ा तलाक हो गई तो उसकी छोटी बहन से हिलाला हो गया, ठीक है, ताकि फिर उससे शादी हो सके। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब को वापस हीरो बनाने का एक नया अटेम्प्ट होना है जिसमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव वो लेके उठेंगे, उनके गिर्द वो लोग होंगे। देखे ना,
राना सनाउल्लाह जो कह रहा है, जावेद लतीफ जो कह रहा है, बाकी जो लोग कह रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानात, नवाज शरीफ ने किसी की तरदीद नहीं की है, मुस्लिम लीग नून ने किसी की भी तरदीद नहीं की कि ये उनके जाती ख्यालात हैं, खामोशी है। नवाज शरीफ साहब ने अभी जो चंद दिन पहले मुजीबुर रहमान शामी साहब और दीगर दो उनके दोस्तों के साथ भी तो बयानिया अपनाया था ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट, मुझे क्यों निकाला, वो शुरू में निकाला, वो तो फिर इलाज हो गया था, फिर देख लिया था, फिर नहीं, इलाज फिर करके इलाज क्या हो किया गया। था। अब उनके पास बयानिया बेचने को कोई नहीं है। अब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर बयानिया लेते हैं तो उसका दो फायदे हैं। एक तो उनका वोटर वापस आएगा कि मियाँ फेर खड़ा हो गया है, ठीक है। दूसरा इमरान खान का बयानिया थोड़ा सा कट डाउन होगा, ठीक है। एक ये वाला जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो है ये तकसीम भी हो सकता है, लेकिन मेरी किताबों में, मेरे खातों में अब ये इतना आसान नहीं है कि अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बता दें, एक आसान सी बात है कि जब इक़्तिदार में आना होता है तब हम इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते हैं, तब हमें इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर कोई नहीं लग रहा होता, तब हमें अपने इदारों से बेहतर कोई नहीं लग रहा होता। इक़्तिदार में आते हैं, 2 साल गुजरते हैं, हमें खटकने लग जाती है चीज़, हमें यस सर कहते हुए मसला हो रहा होता है, फिर हमारी गैरत भी जागती है, तीसरे साल हल्का हल्का करवाना शुरू करते हैं, चौथे साल हम बिल्कुल गैरतमंद हो जाते हैं और हम अपने साथ जो है वो एक फ़ौज तैयार कर लेते हैं अवाम की, और उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ रह के हमने नहीं चलना। हमें ये लग रहा होता है महल्ले के अंदर ना आप खड़े हो जाएं, आपके सामने 100 बच्चे खड़े होकर नारे मारे ना इसार राना जिंदाबाद, इसार राना भी चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पर पूरा मुल्क की आवाम खड़ी होती है, तो एक लीडर के पीछे जब पूरी मुल्क खड़ी होगी तो वो तो कहे ना मैं टक्कर ले लेता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं कर लूँगा। यही हाल इमरान खान ने किया, यही हाल मुझे क्यों निकाला में नवाज शरीफ साहब को लगा कि पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे खिलो गया है, मैं तो हिला दूंगा जी सबको, लेकिन आपने हाल देख लिया। नहीं, लेकिन इसमें तो मेरा हाल इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, सियासतदान को नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि अगर किसी के साथ अवाम खड़ी है तो क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की है और अवाम पाकिस्तान की है और ये रियासत अवाम की वजह से है, ठीक है। और अगर रियासत की अवाम कोई फैसला करती है तो उसे सबको तस्लीम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इस तरह नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इक़्तिदार के नशे में क्यों भूल जाते हैं? नशा तो कुर्सी लेने के लिए हम किस तरह से हर चीज को मानने को तैयार होते हैं, फिर उस टाइम अपने SOPs फाइनल करें ना। इक़्तिदार में आने से पहले 4 साल के बाद क्यों ख्याल आता है? नहीं, आपकी जो बात है ना उसमें देखे, मैं आपको बात बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा कोई सियासतदान भी आज तक हिस्ट्री में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कामयाब नहीं हुआ। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है। अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट का एक तगड़ा रोल है, उससे टकराना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। व्हाइट हाउस और पेंटागन 2 कुव्वतें मानी जाती है, लेकिन एज जो है वो व्हाइट हाउस को हासिल होता है, ठीक है ना। एज हमेशा जो है ना कांग्रेस को हासिल होता है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के वजूद से तो इनकार मुमकिन ही नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझना चाहिए, समझना होगा हमें कि हमें वोट की इज्जत को मानना पड़ेगा और अवामी मैंडेट को समझना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। क्यों हम ऐसे लोगों को प्रमोट शुरू में ही कर देते हैं जो बाद में जाके हमें साबित होता है कि ये लोग तो गलत हैं, ठीक है, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, जब वो आप उन्हें बनाते हैं तो आप उन्हें बना देते हैं, उसके बाद आप ही बताने लग जाते हैं कि ये गलत है, ठीक है। जब गलत मान लेते उन्हें तो फिर आप ही कहते हैं कि नहीं ये ठीक है। तो ये हम इससे क्या हो रहा है, अवाम के अंदर गैर यकीनी पैदा हो गई इस निजाम के हवाले से। बेहतर ये होगा कि हम अब भी जायजा ले लें, अभी भी वक्त है, अदरवाइज हम इस बुरी तरह घिर चुके हैं। अभी एक तो ब्रेक के बाद आपने मुझसे मुझे पता है पूछना है कि ये खित्ते में क्या चल रहा है ईरान वीरान का, तो हम इस बुरी तरह घिरे हुए हैं, रजिया गुंडों में फंसी हुई है, ठीक है। और रजिया को ये समझना होगा कि ये चारों तरफ जो गुंडे हैं इनमें से किसी एक गुंडे ने मेरा तहफ़्फ़ुज़ करना है या नहीं करना, सब ने नहीं करना ना, मैं सबकी सहेली बन के बच सकती हूँ, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो हमें समझना है कि हम हालात के शिकंजे का शिकार हैं और बुरी तरह शिकार हैं। ये बात मेरी लिख लें कि अगर इसराइल और ईरान के अंदर जंग छिड़ी, अल्लाह ना करे छिड़े, तो उसका सबसे पहले मुतासिर होने वाला मुल्क पाकिस्तान होगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान होगा, ठीक है। सारा प्रेशर पूरी दुनिया का पाकिस्तान पे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इवन पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर आ जाएगा,
हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा और हमें उस सिचुएशन में नहीं जाना, उससे बचना है। तो उससे बचने के लिए बेहतर यह है कि पहले हम अपने घर की सफ़ें तो सीधी कर लें, फिर बाद में बाकी चीज़ों को भी देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह से आपने बात की है इसराइल और ईरान के तनाज़े की, तो मेरे ख्याल में अब उसकी तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए हमें, और एक अहम दौरा जो है वो होने जा रहा है ईरानी सदर का पाकिस्तान का। क्या देखते हैं इस दौरे के हवाले से, किस कॉन्टेक्स्ट में ये दौरा हो रहा है? एक इंतहाई मैसिव सिचुएशन है कि क्या पाकिस्तान समझाएगा ईरान को कि इन तमाम सिनेरियो को किस तरह से टैकल करना है, या क्या बातें होंगी? कुछ अंदर की चीज़ अगर देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों सऊदी अरब आया पाकिस्तान, ठीक है, ईरान के वफूद आते रहे, ठीक है, फिर अमरीकी बड़े एक्टिव रहे। एक जो मेरी इतलात है, कंफर्म नहीं लेकिन इतलात हैं कि पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा के अंदर ही अमरीकी सफ़ीर और ईरानी सफ़ीर ये भी कहीं कोई इनकी आपस में कुछ हुआ, ठीक है, वो गुफ्तगू हुई। हाँ, इतलात है मेरे पास, मे बी के ये कंफर्म ना हो, लेकिन मेरी इतलात है कि ऐसा हुआ, ठीक है। पाकिस्तान, इस जो मैंने आपको बात की कि इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली, पाकिस्तान की पोजीशन, ये अल्लाह की रहमत है हम पे। बदोबदी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि हम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। सारा कुछ ऐसा लगता है यार हम इरेलेवेंट हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया अफगानिस्तान हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया खित्ते में। इंडिया ने कहा जी अफगानिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, हम तो पाकिस्तान से बात भी नहीं करते, ठीक है ना। को अल्लाह की ऐसी कुब्बे को लातरास आती है कि फिर हम वो हैं न्यूक्लियस हो गए, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, सारे पाकिस्तान में इकट्ठे हो रहे, यहाँ पे डिप्लोमेसियां चल रही हैं, ठीक है, और आने वाले दिनों के नक्शे खींच रहे हैं। अब इस सारी गेम में ये मेरी सहाफती वो है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका सारा झुकाव इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है। ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमें एक्सप्लॉइट भी कर रही है, पैसे भी दे रहे हैं, कह रहे हैं हम लाएंगे, क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, हाँ वो करेंगे, हाँ। और फिर साथ ये कि IMF भी हमें पैसे देगा, ठीक है। तो ये अब इस टाइम दो है, एक तरफ चीन है, इस रूस है, और क्या नाम है, ईरान है, ठीक है, एक तरफ अमेरिका है, सऊदी अरब है, और कुछ और मुल्क है। हमने माननी किसकी है ये तो बताएं ना। यहाँ से पैसे आ रहे हैं कि जहाँ पर हमारी जो है वो मजहबी जज्बात जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमें जाना चाहिए। अच्छा, उसमें देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें दो में से एक का तो फैसला करना है। कहीं ना कहीं CPEC या तो कंप्रोमाइज होगा, अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट आती है और IMF के पैसे आते हैं तो हमारा रुख जो है अमेरिका की तरफ और सऊदी अरब की तरफ हो जाएगा, और अमेरिका और सऊदी अरब इस टाइम एक पेज पे है। बिल्कुल ठीक है। इवन इसराइल के मौजू पे भी वो एक पेज पे है, ठीक है ना। और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के इशू पे अमेरिका के साथ खड़े। जॉर्डन ने ईरानी वो जो थे ड्रोन्स उनको डिफ्यूज किया, यानी उन्होंने इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दिया। सो ये एक बहुत बड़ा एक बन गया ग्रुप। दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और कुछ और ममालिक हैं, ठीक है, वो खड़े हैं। अब पाकिस्तान, फिर एक बात आ गई कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन मौका मिल गया कि वो उसकी सरजमीन इतनी एक अहम उसमें आ गई है कि ये ईरान, इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, इनके दरमियान एक दीवार है समझ लें। तो पाकिस्तान की जो है इम्पोर्टेंस है आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। ये जो ईरानी सदर साहब तशरीफ ला रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले कोशिश की गई कि हमारे और ईरान के ताल्लुकात खराब हो जाएं, जो उन्होंने वो एक वाक़या हुआ, फिर हमने किया। उसका मकसद ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की खराबी था, और वो जिन्होंने किया उनका वो यही चाह रहे थे कि ऐसा हो, लेकिन पाकिस्तान और ईरान ने हमने बड़े उसको तहमुल मिजाजी से उसको फौरी रिजॉल्व किया, देर भी नहीं लगाई, फौरी रिजॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये ईरानी सदर का दौरा
बहुत इम्पोर्टेंट है। खलीज की सूरत हाल के हवाले से, इसराइल की सूरत हवाले से, ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात के हवाले से, ईरान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान इस सारी डिप्लोमेसी में कलीदी किरदार अदा करेगा। अच्छा, इसमें अमेरिका का रोल क्या होगा? अमेरिका का रोल जो है वो इंतहाई मशकूक नज़र आता है। एक तरफ तो जब हम देखते हैं कि ऐलान किया जाता है कि जो इसराइली सदर है उसकी पॉलिसी के साथ हम स्टैंड नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आज बिलियंस ऑफ डॉलर की इमदाद जो है वो उसका बिल पेश करने जा रहे हैं कांग्रेस उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ तो वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, तो अगर तो वहाँ से मंजूर हो जाता है, सिर्फ बाइडन के सदर जो है, जो बाइडन, उसके दस्तखत रह जाएंगे। वो फौजी इमदाद जा रही है इसराइल के लिए अप्रूवल के लिए, और एक दो स्टेप रह गए हैं, वो अप्रूव हो जाएगी तो इसराइल को पैसे मिल जाएंगे। हमास ने इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आवाज़ उठाई है कि एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि जंगबंदी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कहता है कि इमदाद भी दे रहा है। अगर ये पैसे पहुंच जाते हैं इसराइल तक तो फिर तो और तबाही फैलेगी। देखिए, ये बात तो आप समझ लें कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के बेशतर ममालिक, खुद खलीज के मुसलमान बहुत सारे मुल्क, वो अमेरिका के पीछे खड़े और अमेरिका इसराइल के पीछे खड़े। बिल्कुल ठीक है। ये मेरी बात हो सकता है कुछ तकलीफ पहुंचे कुछ लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ रवाज ये है कि हमें बहुत सारे कड़वे सच नहीं बोलने चाहिए और हमें आंखों देखी मक्खी निगल लेनी चाहिए। हमारी सहाफत भी बदकिस्मती से उसी समत चल पड़ी है जहां हम बहुत सारे सच कुछ खौफ की वजह से, कुछ मसलहतों की वजह से नहीं बोलते। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हकीकत है कि अगर मुस्लिम उम्मा, और मुस्लिम उम्मा नहीं बल्कि मुस्लिम हुक्मरान अगर चाहते तो 40,000 मजलूम फ़लस्तीनी इस तरह ना मारे जाते। इस तरह छोटे छोटे बच्चों की जली हुई लाशें ना उठाई जाती। इस तरह माओ के पेटों में मौजूद शीरख्वार नहीं, जो नौमौलूद बच्चे थे वो ना मरते। अस्पतालों में जितनी बड़ी तादाद में औरतों को कत्ल किया गया, जितनी बड़ी तादाद में छोटे बच्चों की नस्ल कशी की गई, कहाँ हैं वो 55-56 मुस्लिम ममालिक जो अपनी आंखों के सामने फ़लस्तीनियों को मरता देख रहे? एक तरफ अमेरिका है जो अलन ऐलान कहता है कि हम इसराइल के साथ खड़े, ठीक है। जब ईरान वो ड्रोन फेंकता है तो बरतानिया के तैयारे आके उनसे डिफ्यूज़ करते हैं। और हमारी मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है, हमारे मुस्लिम हुक्मरान क्या कर रहे हैं? बेहिसी की, बेशर्मी की चादर ओढ़ के सो रहे, इसलिए कि उन्हें डर है कि अगर हमने को बोले तो अमेरिका हमारा हशर कर देगा। क्योंकि अमेरिका दुनिया आलमी बदमाश है, आलमी गुंडा है। वो दो तरह से हमें दबा रहा है, मुआशी तरफ से भी दबा रहा है। हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो IMF पैसे नहीं देगा, हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हम उसे एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो वो हम आंखों देखा जेल में फेंक के 200 मुकदमे भी हम पे बन जाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो कहेगा ये हेनरी किसिंजर ने मुझे खत लिखा था, लिखा है कि तुम्हें निशान इबरत बना देंगे। जुल्फकार अली भुट्टो को मार दिया जाएगा तरीक़ेकार से, शाह फैसल को मार दिया जाएगा, अनवर सादात को मार दिया जाएगा, जमाल अब्दुल नासिर को मार दिया जाएगा, कज़ाफ़ी को मार दिया जाएगा, सद्दाम को मार दिया जाएगा। ठीक है ना, आप करें हैं उसके आगे सर उठाएं, वो सर कुचल देगा आपका और वो आपको डरा देगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा, अब मुझे इतलात ये मिल रही है कि मंदिर भी बन रहे हैं उस सरजमीन पे, उन सरजमीनों पे जहाँ पे बुत शिकन पे आए थे, वहां बुत फिर खड़े किए जा रहे। और हम इतने डरपोक हो गए, बुज़दिल हो गए कि हम इस पे एहतिजाज के बाद भी नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ द आर्ट मुल्क बनाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए ये ज़रूरत होगी। ये धरती से अकीदत हमारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। इस धरती से मोहब्बत हमारी मोहम्मद और आले मोहम्मद से अकीदत और मोहब्बत के हवाले से है, स्टेट ऑफ द आर्ट के हवाले से नहीं है। हम तो उस रेत को भी चूमते हैं, ठीक है ना। तो हमें स्टेट ऑफ द आर्ट ना सुनाए। अगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट सुनाते तो आप हमारे को मजहबी बड़े भाई नहीं है जो हम समझते हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी मैं बहुत कुछ जो कह रहा हूँ शायद ये भी पता नहीं मैं क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि
अल्लाह के घर जब फ़लस्तीनियों के कत्ल का मुकदमा पेश होगा ना, तो इस्राएली वजीर आज़म के साथ मुस्लिम हुक्मरान भी कातिलों के कटहरे में खड़े होंगे। मेरा ये यकीन है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 40,000 फ़लस्तीनियों को मरते देखा, हज़ारों फ़लस्तीनियों को तबाह होते देखा, वहाँ पे भूख नंग प्यास फैलते देखी और कुछ नहीं कर सके। इस हवाले इससे तो अमेरिका ही कहीं बहुत आगे है, जो खुल के कहता था कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं, दूंगा इमदाद, $1 बिलियन की इमदाद दूंगा, असला दूंगा, इसराइल को किसी ने कुछ कहा तो मैं खड़ा हूंगा। ये 54-55 इस्लामी मुल्क कहाँ खड़े हैं? जिस तरह से आपने बात की 55-56 इस्लामी मुल्क कहाँ पे खड़े हैं, लेगेसी रही है अमेरिका की 55-56 इस्लामी मुल्क में से ऐसा मुल्क तबाह करने की। इराक का आलम ने देखा, शाम का आलम ने देखा, उर्दन का आलम ने देखा, उसके बाद हमने अफगानिस्तान का हाल देखा और अब फ़लस्तीन का हमने हाल देखा। खामोशी क्यों है कि वो अलन एनान जब भी जाते हैं, जब भी दिल करता है उनका घुस जाते हैं, जाकर हुक्मरान को मारते हैं, उसके बाद अवाम को राया बनाते हैं और वहाँ पर तबाही फैला देते हैं। हेनरी किसिंजर का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, उसने कहा था कि जो ये तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं ना, अमेरिका ने इस पर पॉलिसी तय किया कि इनके ऊपर बाहुको क्रूक हमने कब्जा करना है, चाहे कुछ हो। लीबिया के मुतालिक ये कहा जाता था कि वो एक और फलाही रियासत थी, ठीक है, और क्या हुआ? ठीक है राना साहब, वक्त जो है वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। वीकेंड स्पेशल से पिसार राना साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। हम आपके सामने अगले वीकेंड पे फिर आएंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ सियासी बहस के साथ। फिल वक्त इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।